जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम है कपिल और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए फर्स्ट चैप्टर की प्रश्नावली 1.3। लेकिन चैप्टर की प्रश्नावली पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रयास करेंगे सीखने का कि परिमेय संख्या क्या होती है। थोड़ा रिवाइज करेंगे एक बारी। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ये हमारी परिमेय संख्या होती है। कंडीशन है हमारी कि p और q दोनों ही पूर्णांक होने जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन हमारी कहती है कि p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। साथ ही दूसरा, q का मान 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन कि P और Q दोनों का जो HCF होगा वो 1 के बराबर होना चाहिए। यदि हमारी तीनों कंडीशन कोई भी संख्या फॉलो करती है तो हम कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं हैं। यदि कोई संख्या, यदि कोई परिमेय संख्या, यदि कोई भी संख्या हमारी इन तीनों कंडीशन को फॉलो करती है तब हम कह सकते हैं कि वो संख्या हमारी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या से संबंधित कुछ स्पेशल क्वालिटी और हम आपके लिए लेकर आए हैं कि यदि परिमेय संख्या में आप परिमेय संख्या को जोड़ते हो, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ते हो तो हमेशा हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। आप परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ो या घटाओ, हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी। जैसे 5 हमारी एक परिमेय संख्या है। 5 में हम यदि 2 को जोड़ते हैं तो 5 और 2 7, 7 भी एक परिमेय संख्या ही होगी। इसी तरह से दूसरा रूल, यदि परिमेय संख्या में हम परिमेय संख्या की गुणा करते हैं, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या की गुणा करते हैं तो भी हमें रिजल्ट में परिमेय संख्या ही मिलेगी। इसको भी चेक करते हैं। जैसे 5 गुने 2 5 और 2 5 गुने 2 5 दूनी 10, 10 हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक है। तीसरा नियम, यदि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से आप भाग देते हो, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देते हो तो भी हमारी रिजल्ट के रूप में परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे 10 को आप 2 से भाग करते हो तो 2 पंजे 10, 5 प्राप्त हुआ है और 5 जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब कुछ नियम इस तरफ लिख देता हूं मैं, कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तें कि यदि परिमेय संख्या का आप व्युत्क्रम करते हो, किसी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम करने पर हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे एक नोट लिख देता हूं मैं, शून्य को छोड़कर, शून्य के लिए कंडीशन फॉलो नहीं होगी। शून्य को छोड़कर बताऊंगा कि शून्य को छोड़कर क्यों बात कर रहे हैं। देखिए कोई एग्जांपल लेते हैं हम, 5/3 जो कि एक परिमेय संख्या है। यदि हम इसका व्युत्क्रम करते हैं 3/5, यह भी एक परिमेय संख्या ही होगी।
जितने भी पॉइंट मैं आपको काउंट करा रहा हूँ ये सभी हमारे क्वेश्चन में अप्लाई हो सकते हैं, और इसीलिए मैं इनको पहले ही डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अभी इस पर आते हैं हम, शून्य को छोड़कर क्यों करेंगे। शून्य हमारी एक परम संख्या है, शून्य के बटे में यदि हम 5 लिख लेते हैं तो इसका व्युत्क्रम करने पर 5/0 हो जाएगा, जो कि अपरिभाषित है। और अपरिभाषित फलन हमारा परम संख्या नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर नोट में पहले लिखवागा कि परम संख्या का व्युत्क्रम करने पर परम संख्या ही प्राप्त होती है, किसी छोड़कर, शून्य को छोड़कर। शून्य का व्युत्क्रम करने पर हमें परम संख्या नहीं मिलने की, केवल शून्य को छोड़कर ही ये पॉइंट हमारा काम करेगा। ठीक है, जैसे कि 3/5 या 5/3, 7 का व्युत्क्रम करने पर भी हमें परम संख्या ही मिलेगी। और एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं कि यदि हम परम संख्या का वर्ग करते हैं, हमारे पास कोई परम संख्या है, उसका वर्ग करें तो भी परम संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, रिजल्ट में हमें परम संख्या ही प्राप्त होगी। वर्ग करने पर भी हमें परम संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे दो एक परम संख्या, इसका वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग 4, 4 भी एक परम संख्या है। एक बार रिवाइज करते हैं जो पॉइंट मैंने लिखा है। पहला पॉइंट कि परम संख्या में आप परम संख्या को जोड़ो अथवा घटाओ, आपको रिजल्ट में परम संख्या ही मिलेगी। जैसे 5 में आपने 2 जोड़ा, 5 भी परम संख्या और 2 भी, रिजल्ट के रूप में हमें 7 मिला, जो कि एक परम संख्या है। अब परम संख्या की गुना, दूसरा पॉइंट है, परम संख्या की गुना परम संख्या में करोगे तो भी रिजल्ट आपको परम संख्या ही मिलेगा। जैसे 5 गुणे 2, 5 भी परम संख्या है, 2 भी, रिजल्ट में हमें 10 मिला, 10 क्या है, एक परम संख्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। परम संख्या में हम परम संख्या से यदि भाग देते हैं तो भी रिजल्ट में हमें परम संख्या ही मिलती है। जैसे 10 एक परम संख्या और 2 एक परम संख्या है, 2 से हम 10 को भाग कर रहे हैं, रिजल्ट में हमें 5 मिलता है, 5 भी एक परम संख्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने नोट किया यहाँ पे कि परम संख्या का व्युत्क्रम करने पर परम संख्या ही प्राप्त होती है, लेकिन इसमें शून्य को छोड़कर ये पॉइंट हमारा काम करेगा। जैसे 5/3 एक परम संख्या थी, इसका व्युत्क्रम करा हमने, 3/5 मिली हमें, 3 जो कि एक परम संख्या है। अब शून्य को छोड़कर, क्यों, यदि हम शून्य के बटे में कोई भी अंक लेते हैं उसका भी, अब उसका व्युत्क्रम करते हैं तो व्युत्क्रम करने पर शून्य हमारा बटे में आ जाएगा और 5 हमारा ऊपर चल जाएगा, जो कि एक अपरिभाषित संख्या होगी। अपरिभाषित संख्या हमारी परम संख्या नहीं होती, तो ये पॉइंट सिर्फ शून्य को छोड़कर ही काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट कि परम संख्या का वर्ग करने पर भी हमें परम संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे 2 का वर्ग करने पर हमें 4 प्राप्त हुआ, जो कि एक परम संख्या है। अब परम संख्या से रिलेटेड एक पॉइंट और ध्यान आ गया है मेरे, एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि इनका परम संख्या जो होती है, परम संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होता है, यदि आपको परम संख्या दशमलव प्रसार के रूप में देखने को मिले, दशमलव प्रसार इनका या तो शांत होगा या अशांत, और अशांत में कंडीशन होगी आवर्ती वाली। परम संख्या को दशमलव प्रसार यदि आपको देखने को मिलता है तो वो या तो शांत होगा या अशांत और आवर्ती होगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, शांत दशमलव प्रसार कैसे होता है, 0.25, ये हमारी परम संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पे अशांत दशमलव प्रसार के लिए एक उदाहरण लिख देता हूँ, जैसे हम लिखे 0.333 डैश डैश डैश। यहाँ पर दशमलव प्रसार अशांत है लेकिन आवर्ती हो रही है 3 की, तो आवर्ती होने के कारण ये हमारी एक परम संख्या है। अशांत में यदि आवर्ती आपको देखने को मिलती है तो परम संख्या है, और अगर आवर्ती नहीं हो रही है तो वो अपरम संख्या कहलाएगी हमारी, तब परम संख्या नहीं होगी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है हमारा, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को हमें सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। इसको हम क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। और जब इसको हमने परिमेय संख्या मान ली है तो इसको p/q के बराबर में हम लिख सकते हैं। और साथ ही जहां पर पी क्यू क्या है, पूर्णांक होने चाहिए। पी और क्यू पूर्णांक है। क्यू का मान 0 के बराबर नहीं है। और साथ ही HCF जो है पी क्यू का, वो हमारा 1 के बराबर है। यदि √5 हमारी इन तीनों शर्तों को पूरा करता है तो √5 एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बेटे में 1 लेते हैं, तो पी की गुना 1 में करने पर पी की वैल्यू मिल जाएगी हमें क्यू गुणे √5। दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, क्योंकि एक पॉइंट हमने अभी अभी पढ़ा था कि वर्ग करने पर परमेय संख्या ही रहती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम इसका भी वर्ग करते हैं हम यहाँ पर। p² की वैल्यू मिल जाएगी हमें 5 क्यू²। ये मिल गई हमें p² की वैल्यू। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि p² 5 से विभाजित होगा। अब इसको समझते हैं क्यों होगा, ऐसा होगा तो क्यों होगा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम यहाँ पर 10 का वर्ग करते हैं, 10 का वर्ग क्या मिलेगा हमें, 100। ठीक है, अब 100 के फैक्टर क्या होंगे हमारे, 100 को 10 गुणे 10। तो हम कह सकते हैं 10 जो है, जब 100 के फैक्टर है 10, 100 के फैक्टर में 10 आ रहा, तो 10 100 को विभाजित करेगा। और यदि हम 100 का वर्गमूल लें, वर्गमूल मिला 10, तो ये वर्गमूल को भी तो उसको विभाजित कर पा रहा है ना। 10 100 के भी विभाजित कर पा रहा है जब इसका वर्ग किया हमने, माने 10 इसके वर्ग को भी विभाजित कर रहा है। और साथ ही इसका वर्गमूल लेने पर जो संख्या प्राप्त हुई है हमें 10, उसको विभाजित कर रहा है। इसी तरह से p² 5 को भी विभाजित करेगा, 5 p² को विभाजित करेगा। हम लिखेंगे 5 p² को विभाजित करेगा। जब 5 p² को विभाजित करेगा तो इसलिए हम लिख सकते हैं 5 p को भी विभाजित करेगा। p को भी विभाजित करेगा। या p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा, ऐसा लिख सकते हैं। अब माना p बराबर 5r, जहां r कोई पूर्णांक है। r क्या है, पूर्णांक है। अब कुछ बच्चों के ये समझ नहीं आता है कि p क्यों हमने 5r के बराबर ही क्यों लिया है, 4r या 3r के बराबर क्यों नहीं लिया। इसको समझने का कोशिश करना। देखो, क्योंकि p के गुणनखंड में 5 आ रहा है, तभी तो p 5 से विभाजित है। तो इसका तात्पर्य है कि p के गुणनखंड में 5 जरूर आएगा। तो जब p के गुणनखंड में 5 आएगा तो हम लिख सकते हैं p बराबर 5r। जैसे हमें पता है 10 के गुणनखंड होंगे हमारे 2 गुणे 5। तो 10 को लिखने के दो तरीके हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे a, या 2 के 2 भी गुणनखंड है ना 10 का, तो या तो 2 के पदों में लिख दें हम, या 10 को लिख सकते हैं 5 के पदों में, 5 गुणा a लिख सकते हैं। दोनों ही 10 के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं हम। 10 को 2 गुणा a भी लिख सकते हैं, 5 गुणा a के रूप में भी लिख सकते हैं। इसी तरह से p को हम, चूंकि 5 हमारा डेफिनेट है यहाँ पर कि 5 p का गुणनखंड जरूर है, तो इसलिए हम p को 5r के बराबर ले सकते हैं। r कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है, जो कि इसका गुणनखंड के रूप में होगा। अब
दोनों पक्षों का पुनः वर्ग करेंगे हम। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर प्राप्त होएगा हमें। और पी की वैल्यू क्या, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 5 के स्क्वायर। समीकरण 1 से समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान रखने पर, पी स्क्वायर का मान रख देंगे हम इसमें 25 क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर मिल जाएगा हमें। 5 से इसको डिवाइड करेंगे हम। सॉरी, पी स्क्वायर की वैल्यू जो है हमारी वो 5 क्यू स्क्वायर है। पी स्क्वायर की वैल्यू 5 क्यू स्क्वायर, मिस्टेक से होगा। और यहाँ पर आ गया हमारा 25 आर स्क्वायर। अब 5 को इसके बटे में ले जाएंगे हम। क्यू स्क्वायर बराबर 25 बटे 5 आर स्क्वायर। 5 से 5 को 25 को डिवाइड करेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 5 आर स्क्वायर। कंडीशन बिल्कुल समीकरण एक जैसी हो गई हमारी। जिस तरह से पी स्क्वायर 5 से विभाजित था तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, क्योंकि क्यू स्क्वायर की गुणनखंड के रूप में आ रहा है 5। तो हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, इसीलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है। जब P और Q दोनों ही 5 से विभाजित हैं तो इसका मतलब P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर है 5। और जो कॉमन फैक्टर है तो हम कह सकते हैं, इसीलिए HCF जो होगा हमारा PQ का तो 5 के बराबर होगा, नॉट इक्वल्स टू 1, जो कि 1 के बराबर नहीं है। हमारी कंडीशन में था कि HCF P और Q का दोनों का 1 होना चाहिए, और यहाँ पर HCF क्या है हमारा 5 के बराबर। तो हम कह सकते हैं अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। तो इसीलिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सिद्ध हो चुका है हमारा, यही हमें सिद्ध करना था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया हमें सिद्ध कीजिए 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे हम। स्टार्टिंग में दिए गए क्वेश्चन को हम परिमेय संख्या मान लेंगे। माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो ये 3 + 2 अंडर रूट 5 इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां PQ दोनों हमारे पूर्णांक होंगे। PQ क्या है, पूर्णांक है हमारे। Q का मान 0 के बराबर नहीं है, और HCF दोनों का हमारा 1 के इक्वल होना चाहिए। यदि ये कंडीशन हमारी फॉलो करता है तो इसका मतलब ये 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, सॉरी। यहाँ से हम P की वैल्यू निकालते हैं। एक काम करते हैं, देखिए P की वैल्यू नहीं निकालते हैं। हमें पता है कि 3 परिमेय संख्या है और P/Q भी परिमेय संख्या है, तो हम 3 को इस तरफ लेके जाएंगे तो 2 अंडर रूट 5 बराबर में आ जाएगा हमारा P/Q -3 हो गया है। ठीक है। अब 2 हमें पता है कि 2 भी हमारी परिमेय संख्या है, तो 2 इसके बटे में लेके चल जाएंगे। अंडर रूट 5 बराबर P/Q -3 बटे में आ गया हमारा 2। ठीक है। अब हमने क्वेश्चंस पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन इससे प्रश्नावली को समझने से पहले हमने कुछ पॉइंट पढ़े थे कि परिमेय संख्या में यदि आप परिमेय संख्या को जोड़ो अथवा घटाओ तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है।
हमें पता है कि p बटा q परमेय संख्या है और 3b परमेय संख्या है। यहाँ पर परमेय संख्या में से परमेय संख्या घटाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये अंश हमारा परमेय संख्या है और 2 भी क्या है, एक परमेय संख्या है। हमने एक पॉइंट उसमें ये पढ़ा था कि परमेय संख्या को यदि परमेय संख्या से आप भाग करते हैं तो हमें परमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा दायां पक्ष जो है परमेय संख्या है और अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती किसके, परिमेय संख्या के। तो ये हमारी परिमेय संख्या हुई है और ये अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है हमारी, अपरिमेय संख्या। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। देखिए यहाँ पर मैं 2 लेता हूँ, 2 एक परिमेय संख्या और यदि इसी 2 को हम अंडर रूट में रख दें, क्या ये 2 और अंडर रूट 2 इक्वल हो सकते हैं? नहीं, 2 और अंडर रूट 2 इक्वल नहीं है। इसी तरह से अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसीलिए 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 के पहले क्वेश्चन पर आते हैं हम। पहले क्वेश्चन में क्या गया है, सिद्ध कीजिए 1 बटा अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी इसी तरह से हल करेंगे हम। माना 1 बटा अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको हम 1 बटा अंडर रूट 2 को p बटा q के इक्वल रख सकते हैं, जहां p q पूर्णांक है, दोनों ही क्या है? पूर्णांक है। ये कंडीशन हमें हर बार पुट करनी होगी भाई, क्योंकि परिमेय संख्या कंडीशन है q का मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक है। और HCF p और q का 1 के इक्वल है। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यदि हम दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करें, व्युत्क्रम करने पर हमने एक पॉइंट पढ़ा था प्रश्नावली स्टार्टिंग करने से पहले कि परिमेय संख्या का व्युत्क्रम करने पर हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है शून्य को छोड़कर। तो यदि हम p बटा q का व्युत्क्रम करें तो q बटा p भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। और इस तरफ व्युत्क्रम करेंगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा हमारा और इस तरफ q बटे p हो जाएगा। तो पर q बटा p लिखो या p बटा q लिखो, परिमेय संख्या जो कि तू ही रहेगी हमारी, क्योंकि परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। लेकिन इस तरफ अंडर रूट 2 क्या मिल गई हमें? अपरिमेय संख्या। क्यों? चूंकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है हमारी? अपरिमेय संख्या है। तथा q बटा p एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। अपरिमेय संख्या कह लो आप या परिमेय संख्या कह लो, ये एक दूसरे के बराबर नहीं होती। परिमेय संख्या नॉट इक्वल्स टू अपरिमेय संख्या। तो अतः हमारी अवधारणा गलत है। हम लिख सकते हैं अतः हमारी अवधारणा अवधारणा गलत है। इसलिए 1 बटा अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। इस क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड पार्ट,
सिद्ध कीजिए 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसे भी इसी तरीके से सोल्व करेंगे। माना 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसको मान लेंगे हम परिमेय संख्या। जब इसको परिमेय संख्या मानना है तो इसीलिए 7 अंडर रूट 5 बराबर होगा P/Q, जहां PQ हमारा पूर्णांक है, PQ क्या है, हमारे दोनों ही पूर्णांक होंगे और Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। साथ ही HCF P और Q का वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, HCF P और Q का 1 के इक्वल होगा। अब हमने एक पॉइंट इसमें पढ़ा था परमेय संख्याओं में, कि परमेय संख्याओं में यदि हम अपरमेय संख्याओं में गुणा कर दें, परमेय संख्या की अपरमेय संख्या से गुणा कर दें शून्य को छोड़कर, तो हमें क्या मिलती है, अपरमेय संख्या ही मिलती है। देखिए ये 7 हमारा परमेय संख्या है, यदि हम इसे उस तरफ ले जाएं, ये गुणा में इस तरफ, तो ये हमारा भाग में आ जाएगा। ठीक है, जो कि और अंडर रूट 5 हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या हो गई। और P/Q तो पहले से ही हमारा परमेय संख्या थी, और 7 भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है, और 7 भी परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या को परमेय संख्या से भाग देने पर हमें पता है कि परमेय संख्या ही मिलती है। तो लेफ्ट हैंड साइड माने बायां पक्ष हमारा अपरमेय संख्या होगी और दायां पक्ष परमेय संख्या होगी। तो अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर नहीं होती, तो हम लिख सकते हैं चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, इसीलिए 7 हम लिख अतः हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा जो भी हमने मानी थी अवधारणा या थी हमारी अवधारणा गलत साबित हो गई हमारी, गलत है। तो इसलिए 7 अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे के थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। 6 + √2। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे के थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। इसमें 6 + √2 को हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको हम मानते हैं, माना 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या मानेंगे, सॉरी परिमेय संख्या है। फिर से वही लिखेंगे कि 6 + √2 बराबर होगा P/Q के, जहां PQ पूर्णांक है, क्या है हमारे पूर्णांक, और Q का मान 0 के बराबर नहीं है। साथ ही HCF हमारे P और Q का वो 1 होगा। ठीक है, हमें पता है कि 6 हमारी एक परिमेय संख्या है और P/Q भी क्या है, एक परिमेय संख्या। तो 6 को इस तरफ लेके जाएंगे हम दूसरी तरफ, तो P/Q -6 हो गया हमारा, और P/Q हमारी परिमेय संख्या थी और 6 भी हमारी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में से हम परिमेय संख्या को घटा रहे हैं, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमारा, परिमेय संख्या। क्या मिलेगा रिजल्ट, परिमेय संख्या। और अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या।
भाई ऐसा तो नहीं होता है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो, तो हम लिख सकते हैं चूंकि अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल्स टू परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, तो अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसीलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।